नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2011 प्रश्न पत्र के ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिलाकर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो पहला विकल्प दिया गया है WWF। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका जो मुख्य काम है वो पृथ्वी के पर्यावरण के क्षरण को रोकना और ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाए। ठीक है, उसके बाद से दूसरा दिया गया है WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका काम क्या होता है कि मानव के स्वास्थ्य को देख रेख करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि विभिन्न देशों की सरकारों के साथ मिल करके स्वास्थ्य के लिए काम करता है। ठीक है, इसमें 194 देश सदस्य हैं। इसके बाद से अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, पेटा दिया गया है PETA। तो पेटा जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि ये एक पशु अधिकार संगठन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया साइट्स पर जब किसी पशु के साथ, किसी जानवर के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है तो यही जो संस्था होती है वो एक्शन लेती है, पेटा PETA। ठीक है, तो ये पशुओं से जुड़ा हुआ है। इसके बाद से अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की UN, तो UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत होता है। ऑप्शन नंबर डी। और इसी के अंतर्गत UNEP का गठन किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन जो हुआ था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा यूनाइटेड नेशन की स्टॉकहोम स्वीडन में उसी वर्ष मानव पर्यावरण के ऊपर हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर हुई संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस और 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर जो कार्यक्रम हुआ था उसी के अंतर्गत इसका एक तरीके से इसकी नींव रखी गई थी। तो ये जो UN है इसके अंतर्गत एक और संस्था है UNEP। तो ये जो होता है ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पर विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है। तो UNEP इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हालांकि ये इसके अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कीटनाशकों की अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? कीटनाशक के इस्तेमाल से क्या होगा, किस पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, कीटनाशक क्या होता है कि फसलों को बचाने के लिए जो किसानों के द्वारा खेतों में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है उसकी वजह से होगा ये कि जब बारिश होगा तो पानी के साथ ये बह करके नदियों में मिल जाता है और ये कीटनाशक नदियों के पानी में मिल चुका है तो जाहिर सी बात है जल प्रदूषण होगा। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी जल प्रदूषण इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। वायु प्रदूषण इसकी वजह से नहीं होगा और ध्वनि का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जल प्रदूषण एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लवण जो जल को अवशोषण करता है क्या कहलाता है? देखिए कौन सा यहां पर लवण जल को अवशोषित करता है, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर अगर चौथे विकल्प से शुरुआत करें तो दिया गया हाइड्रोफोबिक लवण। हाइड्रो का मतलब होता है जल, इतना हाइड्रो का मतलब होता है जल, और फोबिया आपने वर्ड सुना होगा यानी कि किसी चीज से डरना। जैसे बोलते हैं ना कि इनको इस चीज से फोबिया है, यानी इनको इस चीज से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से डर लगना, यानी कि जल से दूर भागना। जल से दूर भागना तो ये जल को अवशोषित तो करेगा नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि जो जल का अवशोषण करे। अब ये जल से डर रहा है, जल से दूर भाग रहा है तो अवशोषित तो करेगा नहीं। इसके बाद से दिया गया एनहाइड्रस लवण। एनहाइड्रस लवण क्या होता है? तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है जिसमें जल की मात्रा नहीं होती है, तो ये तो जल का अवशोषण करेगा नहीं क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में और जल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से दो ही विकल्प हमारे पास बचा, पहला हाइड्रोस्कोपिक और तीसरा हाइड्रोफिलिक। अब पहला और तीसरा दोनों विकल्प जो है वो जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन जो तीसरा विकल्प है हाइड्रोफिलिक, ये क्या करता है कि इतना ज़्यादा जल एब्जॉर्ब कर लेता है कि एक सैचुरेटेड मिक्सचर बना लेता है। जैसे कि
संतृप्त विलयन किसे बोलते हैं? जैसे नमक को आप पानी में घोलेंगे, घोलते जाइए घोलते जाइए, जैसे एक गिलास पानी लीजिए और उसमें नमक को घोलते जाइए घोलते जाइए घोलते जाइए, खूब ढेर सारा डालते हुए घोलते जाइए, तो वो घुलता चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद आप कितना भी नमक डालेंगे वो उसमें नहीं घुलेगा, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब उसमें उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। तो हाइड्रोफिलिक लवण जो होता है वो क्या करता है कि जल को अवशोषित तो करता है, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है, मतलब कि संतृप्त विलयन बना लेता है। तो ये तो हमसे प्रश्न में पूछा नहीं गया कि जल का अवशोषण करने के साथ साथ संतृप्त विलयन बना ले, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो हाइड्रोस्कोपिक लवण, तो ये क्या होता है कि ये जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है, लेकिन संतृप्त विलयन नहीं बनाता है, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट इसमें नहीं आता है। तो यही हमसे पूछा गया था कि जल का अवशोषण कौन करता है, तो हाइड्रोस्कोपिक लवण ऑप्शन नंबर ए, या मैं इस साइड लगा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक हाइड्रोस्कोपिक लवण इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कहा किया जा रहा है कि उनके प्राकृतिक वातावरण में, यानी जिन जंतुओं की रक्षा करनी है, जिन जंतुओं का संरक्षण करना है, उन्हीं के प्राकृतिक वातावरण में जाकर के उनका संरक्षण करने को कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो पहला दिया गया क्रोड संरक्षण, तीसरा दिया गया है अपस्थानीय संरक्षण, चौथा दिया गया परिधीय संरक्षण। लेकिन जब बी विकल्प की बात करेंगे तो स्व मतलब होता है अपना, और स्थानीय, यानी कि यही तो पूछा गया था कि उनके प्राकृतिक वातावरण में, यानी कि जंगल में अगर कोई जीव है उसकी रक्षा करना है तो उसी जंगल में जाकर के उसी की स्थान पर उसका संरक्षण किया जाएगा, इसे बोलते हैं स्व स्थानीय संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामुद्रिक कच्छपों को जीवन जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो हमसे सबसे अधिक समुद्री कच्छप की संख्या पूछी जा रही है, किस प्रजाति की है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑलिव रिडले, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व उष्मायन, जिसे आप अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? चौथा दिया गया रसोई गैस, तो रसोई गैस से तो इस प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं निकलता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कोई भी इस प्रकार से हानिकारक गैस नहीं निकलती है, ठीक है। इसके बाद से देखिए सी वाला दिया गया, भट्टियों से निकली गर्म हवा, यहाँ पर किसी हानिकारक पदार्थ की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ गर्म हवा की बात की जा रही है, सिर्फ गर्म हवा, तो ये भी हानिकारक नहीं है। पेड़ पौधों से निकली गैस, तो पेड़ पौधों से तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ये भी हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर बात करें वाहनों से निकली गैस, तो वाहन से जो गैस निकलती है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और मेथेन गैस उपस्थित होता है, और ये सभी गैस जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि टेम्परेचर को होल्ड करते हैं और पृथ्वी को गर्म करने लगते हैं, और इस वजह से ये क्या करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वहीं हमसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, तो ऑप्शन नंबर एक वाहनों से निकली गैस यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, और धातुमय का मतलब कि पत्थर, धातु का पत्थर। तो धातु का पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, क्योंकि अयस्क से ही धातु निष्कासित किया जाता है, यानी अयस्क से ही धातु को निकाला जाता है, ठीक है। तो धातु में पत्थर को क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूकंप मापा जाता है, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया बोफोर्ट पैमाना। तो बोफोर्ट पैमाने में क्या किया जाता है कि समुद्र में और भूमि में जो वायु यानी हवा की स्थितियां देखी जाती हैं उसकी गति से ये संबंधित है, और इसका पूरा नाम ब्यूफोर्ट पवन बल पैमाना होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। न्यूटन में, तो न्यूटन का कोई पैमाना नहीं है, ये कोई भी एक तरीके से स्केल नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। डेसिबल में आप जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें रिएक्टर पैमाने की, तो आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप का तीव्रता 7 मापा गया। तो भूकंप नापने का जो पैमाना है वो क्या है? रिएक्टर पैमाना है। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है।
तो महासागर में जो जल का स्तर बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण जो होता है वो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो जल है वो सॉलिड स्टेट में यानी कि बर्फ की अवस्था में उपस्थित है। बाकी अगर बात करें अत्यधिक वर्षा की, तो वर्षा की वजह से वर्षा का जो पानी है वो भूमि में भी अवशोषित किया जाता है, मतलब भूमि के अंदर भी चला जाता है भूमिगत जल के रूप में, तो वो सभी महासागर में नहीं पहुंचते हैं। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, अम्ल वर्षा होगा नहीं, ये तो गलत ही है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। देखिए सल्फर मिश्रित गैस की बात की गई है, यानी मिश्रण होना चाहिए। यहां पर ये सल्फर एक तरीके से मिश्रण नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से अगर बात करें H2S की, तो H2S को हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं, और ये एक रंगहीन गैस है जिसका जो गंध होता है वो सड़े हुए अंडे की जैसे होता है, और ये विषैले गैस के तौर पर जाना जाता है, ज्वलनशील होता है, विस्फोटक होता है। ठीक है, तो उसके बाद से देखिए SF6 की अगर हम लोग बात करें, तो SF6 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड यह रंगहीन गंधहीन अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील यानी कि ये एक तरीके से जलने वाली गैस नहीं है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत इंसुलेटर के तौर पर किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हानिकारक नहीं होता है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से बात करें हम लोग SO2 की, तो SO2 जो होता है इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और ये दो घटक सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये एक वायु प्रदूषण गैस के तौर पर देखा जाता है, और सबसे ज़्यादा हानिकारक की अगर बात करें तो यही सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है SO2। ठीक है, तो यहाँ पर H2S भी गलत हो जाएगा और SO2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? देखिए डी वाला दिया गया है सूर्य प्रकाश से, बी दिया गया है मछलियों द्वारा, सी दिया गया है जंतुओं द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए वृक्षों द्वारा। जो वायु प्रदूषण होता है वो वृक्षों के द्वारा सबसे ज़्यादा कम किया जा सकता है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के कण होते हैं वो क्या होते हैं कि वायु में जो वृक्ष के पत्तियों के रंध्र से, जो पीछे जो उनके छोटे छोटे होल होते हैं, उनसे जो जल वाष्पित होता है, जो कि एक्स्ट्रा जल अवशोषित कर लिया जाता है भूमि से, उसको जल को जो पेड़ होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। इसकी वजह से जो कण होते हैं वायु प्रदूषण वाले वो पानी के जल से मिलकर के भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वृक्षों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो कि एक तरीके से जीवन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन लेयर जो होता है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर रक्षा करता है, एक तरीके से लेयर बना देता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, पराबैंगनी किरणें, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों से होने से मनुष्य बच जाते हैं, क्योंकि ये किरणें बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऑप्शन नंबर बी ओजोन लेयर सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? तो फ्लोरा और जो फौना है वो पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति का सूचक होता है। किसका? पेड़ पौधे और जंतुओं के उपस्थिति का सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो समुदाय का एक ऐसा तंत्र जिसमें जैविक और अजैविक घटक परस्पर संबंध स्थापित करते हुए साथ में रहते हैं, उसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो देखिए तालाब में अगर हम लोग बात करें तो तालाब में मछलियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के शैवाल रहते हैं। शैवाल क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जो कि मछलियां ऑक्सीजन के तौर पर लेती हैं। इसके अलावा मछलियों के लिए छोटी जो मछलियां होती हैं वो शैवाल को भोजन के तौर पर खाती हैं। इसके अलावा छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे पर निर्भरता होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जैविक और अजैविक एक साथ चीज़ें रहती हैं। तो पानी जो है हो गया वो अजैविक चीज़ है जिसमें जीवन नहीं है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज लवण की बात की जाए जो कि नदियों के पानी में, तालाबों में मिले होते हैं, तो वो क्या हो गया? वो भी आपका खनिज लवण जो है वो अजैविक का उदाहरण हो जाएगा। और मछलियां जो जीवित अवस्था में है, शैवाल जो जीवित अवस्था में है, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब जैविक के उदाहरण हो जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तालाब इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसी में जैविक और अजैविक दोनों
शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक यानी कि जिसमें जीवन ना हो, वो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा जीवीय कारक नहीं है। पहला दिया गया पेड़ पौधे, तो ये तो जीवित अवस्था में होते हैं, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। जंतु की बात करें, ये भी जीवीय कारक है। सूक्ष्म जीव की बात करें तो ये भी जीवीय कारक है। लेकिन अगर प्रस्तर की बात करें तो प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, तो इसमें जीवन तो होता नहीं है, तो ये अजीवीय कारक है, ठीक है, ना कि जीवीय। तो ये अजीवीय कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? चौथा विकल्प दिया गया प्रकाश मंडल में, बी वाला देखिए जल मंडल में, वायुमंडल में, स्थल मंडल में। ऑप्शन नंबर 1 देखिए स्थल पर ही तो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अधिकतर पूछा गया था, ठीक है, इसलिए स्थल मंडल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो मृत जंतुओं की बात की गई है। पहला दिया गया है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी कौन से होते हैं? जैसे कि जोंक देख लीजिए, तो वो दूसरे के शरीर से खून को चूसता है, तो लेकिन जिसके शरीर से खून चूस रहा है वो हो सकता है कि मरा ना हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्न में ही हमसे बोला गया कि मृत जंतुओं से निर्वाह करने के लिए, तो पैरासाइट तो होगा नहीं, ठीक है, जोंक नहीं होगा, परजीवी नहीं हो। परजीवी जो होते हैं वो मृत जंतुओं से जीवन निर्वाह पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि जिंदे लोगों से भी ये खून चूस सकते हैं। जैसे कि आदमी के पैर में लग गया और उससे खून चूस रहा है, तो आदमी जिंदा है ना, तो इसे हम लोग मृत के तौर पर नहीं देख सकते, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद से देखिए दो विकल्प जो दिया गया, डीकंपोजर और स्कैवेंजर। डीकंपोजर का जो मतलब होता है, स्कैवेंजर का जो मतलब होता है वो अपमार्जक होता है, और डीकंपोजर का मतलब होता है अपघटक। अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो आपका स्कैवेंजर होता है वो जो होता है मरे हुए प्लांट्स को, इसके अलावा मरे हुए जंतुओं को छोटे छोटे भागों में, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये स्कैवेंजर जो होता है, जैसे कि गिद्ध की अगर हम लोग बात करें, तो वो उसको मरा हुआ कोई बड़ा सा जीव है तो गिद्ध उसको खाता है, ठीक है। तो बड़े से पार्टिकल को, बड़े से बॉडी को, जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया, उसको गिद्ध खाता है। और जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूट जाते हैं, मतलब कि वहीं पर कुछ उसका अंश रह गया, जैसे हड्डियां रह गई, कुछ छोटे छोटे मांस के टुकड़े रह गए, तो इसको क्या करता है, डीकंपोजर उसको डीकंपोज करता है, काट करके खाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। तो यहां पर हमसे यह बोला गया कि मृत जंतुओं पर निर्वाह करने के लिए प्राणी को क्या कहते हैं, तो हमसे प्राणी बोला गया है। प्राणी के अंतर्गत हमारे पशु पक्षी आएंगे, तो इसे हम लोग स्कैवेंजर बोलेंगे, जो कि बड़े जानवर को खा रहा है, जैसे कि गिद्ध हो गया, मक्खी हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब स्कैवेंजर के अंतर्गत आएंगे। और डीकंपोजर में सूक्ष्म जीव आते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है ओमनिवोर, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सर्वाहारी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्कैवेंजर यानी कि अपमार्जक, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा कारक रिस्पॉन्सिबल है? तो जल प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि वायु में विभिन्न प्रकार के गैस होते हैं जो कि जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पृथ्वी पर रोक लेते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगती है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग, यानी कि कहा यह जा रहा है कि महासागर जो है वो पृथ्वी को ढके हुए हैं, अधिकांश भूभाग को ढके हुए हैं। तो ये पृथ्वी के कितने भूभाग को ढके हुए हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3/4 भूभाग को। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। निक्षेपण क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में जो ठोस होता है वो डायरेक्टली एक तरीके से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जनरल वे जो है, जैसे कि ठोस, जैसे मान लीजिए बर्फ है, तो पहले वो पिघलेगा तो पानी में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, उसके बाद जब गर्म करेंगे तो गैसियस फॉर्म में जाता है, यानी वाष्प के फॉर्म में जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ठोस से सीधे द्रव में ना बदल करके सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। जैसे कि जब आप कपूर को रखते हैं तो वो धीरे धीरे उड़ने लगता है, कपूर को रखेंगे धीरे धीरे उड़ने लगता है, और तो
कपूर से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होता है उसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई गैसियस फॉर्म अगर डायरेक्टली ठोस फॉर्म में आ जाए, कोई गैसियस फॉर्म डायरेक्टली ठोस फॉर्म में आ जाए तो उसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये में किसका निक्षेपण होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों जो हैं ये एक तरीके से निक्षेपित होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का रूप धारण कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। पहला दिया गया धुआं और कुहासा, तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। जलती हुई लकड़ी और चारकोल से निकली हुई गैस, इससे भी वायु प्रदूषण होगा। अब तीनों विकल्प तो हम लोग टिक करेंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए उपयुक्त सभी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग करने के लिए रोकता है। पहला दिया गया कागज के थैले, तो कागज के थैले को तो बढ़ावा दिया जाता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले, देखिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक के थैले। प्लास्टिक के थैले जो होते हैं वो जल्दी से एक तरीके से नष्ट नहीं होते हैं, पर्यावरण में सालों साल बचे रहते हैं, इसलिए इसके प्रयोग को रोका जाता है ताकि प्रदूषण कम से कम हो। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक के थैले सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हवा में क्या है, नाइट्रोजन है, जो कि लगभग 78% है। उसके बाद से बारी आती है ऑक्सीजन की, जो कि है 21% आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, O2। उसके बाद से बारी आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि 0.03% है। उसके बाद से शेष में अन्य सभी गैसों को मिलाकर के 0.97% है। तो हमसे किसके बारे में पूछा गया था, ऑक्सीजन के बारे में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21%। अगला प्रश्न पूछा गया था, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। तो परम तापक्रम पैमाना किसको बोलते हैं, ये बोला जाता है केल्विन को। किसको बोला जाता है, केल्विन को। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। परम ताप को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसका मान होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टी, टेम्परेचर जो होगा वो टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये परम ताप को इंडिकेट करता है और ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड किसको इंडिकेट करता है, केल्विन को, इसलिए केल्विन यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। पहला विकल्प दिया गया सभी पौधों के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो सूखे हुए पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, तो सभी जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। युग्लिना ही एक ऐसा है जो कि जंतु और पौधे के बीच की कड़ी है। इसके अलावा जो जंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। वायरस प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। एक ही विकल्प बचा, सभी हरे पौधे जो होते हैं वो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ये डेसिबल में नापा जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि इतनी डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के लिए ऑडिबल है, यानी सुनने योग्य होता है, तो ये किस में नापा जाता है, ये डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कौन सा हानिकारक है, पहला दिया गया कागज, तो ये हानिकारक नहीं है। कपड़ा भी हानिकारक नहीं है, धातु भी हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर बात करें प्लास्टिक की, तो ये जल्दी से नष्ट नहीं होता है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2011 प्रश्न पत्र के ईवीएस पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के यूपी टेट के पेपर को कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।